नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंगेर, बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। जेठ का महीना था। गरम लू के थपेड़ों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। दोपहर के समय लोग तभी घर से निकलते थे जब उन्हें जरूरत होती, वरना अपने घर में बंद रहते। यही वक्त था जब चार लोग सुनंदा के घर में घुसे। सुनंदा पीछे के कमरे में लेटी थी। जब तक किसी की आहट पर उठती, तब तक वे चारों कमरे में घुस आए। एक ने उनके पैर दबाए तो दूसरे ने हाथ। बाकी दोनों ने मुंह तकिए से दबाकर बेरहमी के साथ सुनंदा का गला रेत दिया। वो छटपटा भी नहीं सकी। जब चारों आश्वस्त हो गए कि सुनंदा जिंदा नहीं रही, तो इत्मीनान से अपने हाथ धोए, कपड़ों पर लगे खून के छींटे साफ किए, फ्रिज खोलकर मिठाई खाई, पानी पिया और निकल गए। मोहल्ले में दोपहर का सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हमेशा की तरह शाम को पारस यादव दूध लेकर आया। फाटक खोलकर अंदर घुसा, आवाज दी। कोई जवाब ना पाकर बैठक में घुस गया। सुनंदा उमन बैठक में रहती थी। जब वो वहां नहीं मिली तो दीदी कहते इधर उधर देखते हुए वो बेडरूम में घुस गया। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। भागकर बाहर आया। एक बार सोचा कि चिल्लाकर सबको बता दे, परंतु वो ऐसा ना कर सका। शहर में रहते उसे इतनी समझ आ गई थी कि बिना वजह लफड़े में नहीं फंसना चाहिए। वो उल्टे पांव घर लौट आया। इस हादसे की खबर उसने अपनी बीवी तक को नहीं दी। रह रहकर सुनंदा का विकृत चेहरा उसके सामने तैर जाता तो वो डर से सिहर जाता। रात भर वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल उठता रहा कि आखिर 62 साल की सुनंदा को इतनी बेरहमी से किसने मारा, किससे उनकी दुश्मनी हो सकती है। पिछले 40 साल से वो उनके घर में दूध दे रहा है। हिसाब किताब की पक्की सुनंदा बेहद पाक साफ महिला थी। हाँ, थोड़ी तेज अवश्य थी। प्रिंसिपल होने के नाते सुनंदा के स्वर में शक्ति व कड़क दोनों थी। वो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहती थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि उनके कहे का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। उनके तल्लक स्वभाव ने उन्हें अपने सहकर्मियों के बीच भी अप्रिय बना दिया था। अध्यापिका थी, तब भी वे अपना लंच अकेले करती थी। वो अविवाहित थी। बाल बच्चे व प्रेम शंकर के साथ रहने का फैसला उनका अपना था। अपने इस फैसले पर वे अंत तक कायम रही। प्रेम शंकर ने भी आखिरी दम तक उनका साथ निभाया था। उनके बीवी बच्चे जानते थे कि सुनंदा के साथ उनका क्या संबंध है, परंतु प्रतिरोध नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रेम शंकर सुनंदा पर निर्भर थे। सुनंदा अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा प्रेम शंकर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा कर देती थी। विरोध की जगह उल्टे कभी कभार आकर अपने आत्मीय होने का परिचय प्रेम शंकर के बच्चे दे जाते थे। प्रेम शंकर अक्सर रात सुनंदा के पास गुजारते। जहां भी जाना होता सुनंदा के साथ जाते। रुसवाइयों से बेखबर शंकर सुनंदा के पास समय गुजारते थे। सारा मोहल्ला जानता था कि प्रेम शंकर सुनंदा के लिए क्या है। शायद एक वजह यह भी थी सुनंदा के पास पड़ोसियों से कटने की। सुनंदा जिस मकान में किराएदार थी, वो मकान उनके पिता के जमाने से चला आ रहा था। लगभग 75 सालों से वे मकान पर काबिज थी। माँ बाप के मरने व भाइयों के शादी करके दूसरे शहर में बस जाने के बावजूद उन्होंने ये मकान खाली नहीं किया था। चाहती तो अपना घर बनवाकर रह सकती थी, लेकिन इस घर में उनके माँ बाप रहे, यही वो पली बढ़ी, इसलिए इस घर से उनका भावात्मक रिश्ता था। मकान मालिक विपिन नहीं चाहता था कि वो अब वहां रहे। इसको लेकर अक्सर उन दोनों में तकरार होती थी। आज की तारीख में वो मकान शहर के प्राइम लोकेशन पर था। खरीदार उसकी मनमानी कीमत दे रहे थे, जो सुनंदा के लिए संभव नहीं था। सुनंदा ना वो मकान खरीद सकती थी और ना छोड़ सकती थी। किराया भी नामात्र का था। सुनंदा ने मकान पर कब्जा कर लिया था और नियम के अनुसार मकान का किराया कचहरी में जमा करती थी। विपिन तभी से खार खाए बैठा था। इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी। एक रोज आया, विनीत स्वर में बोला, मैडम आप अध्यापिका रह चुकी है,
लोगों को नेकी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। क्या आपकी शिक्षा में यही लिखा है कि किसी का हक मार लो? हक तो आपने मेरा मारा है, सुनंदा बोली। वो कैसे? पिछले 75 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, इतना किराया दे चुकी हूँ कि इस मकान का मालिकाना हक हमारा बनता है। अरे वाह, ऐसे कैसे हक बनता है? विपिन बोला। आप किराएदार थी, ना कि मकान मालिक बनने आई थी। इतने साल मेरे घर का उपभोग किया, उपभोग की कीमत आपने दी, ना कि इस जमीन व ईंट सीमेंट के बने मकान की। आप जो समझिए, मैं जीते जी इस मकान को खाली नहीं करूंगी। किसी की जमीन हड़पना आपको शोभा देता है? मैंने हड़पा कहाँ है? मेरे मरने के बाद ये जमीन आपकी है। तब तक मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, ये आप जाने। सुनंदा किचन में चली गई। विपिन को नागवार लगा। एक दिन सुनंदा ने पुलिस को बुला लिया। उनका आरोप था कि मकान मालिक ने बिजली काट दी है। सुनंदा के साथ प्रेम शंकर भी बैठे थे। कनेक्शन क्यों काटा? इंस्पेक्टर ने पूछा। 1 साल से ये बिजली का बिल नहीं दे रही, मकान मालिक बोला। क्या ये सही है मैडम? इंस्पेक्टर सुनंदा की तरफ मुखातिब हुआ। ये सरासर झूठ बोल रहा है। सुनंदा उत्तेजित हो गई। अभी पिछले महीने मैंने इसे 200 रुपए बिजली के बिल के लिए दिए थे। प्रेम शंकर बोले। आप कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। प्रेम शंकर बगले झांकने लगे। तब मकान मालिक बोला, ये पिछले 30 साल से यहाँ आ रही है। क्या रिश्ता है आपका इनसे? इंस्पेक्टर ने प्रेम शंकर से पूछा। आपसे मतलब? सुनंदा ने कहा। मतलब तो नहीं है, फिर भी पुलिस होने के नाते ये जानना मेरा पेशा है, इंस्पेक्टर बोला। बेमतलब की बात छोड़िए, इनसे कहिए कि कनेक्शन जोड़ दे। प्रेम शंकर सिगरेट की राख झड़कते हुए बोले। मैं नहीं जोड़ूंगा, पिछले साल भर का बकाया चुकता करो। झूठा बेईमान, सुनंदा चिल्लाई। चिल्लाइए मत, इंस्पेक्टर ने डंडा हिलाया। डंडा नीचे रखकर बात करिए, मैं कोई चोर चक्की नहीं। सुनंदा ने आंखें तरेरी। एक सम्मानित स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, बेहतर होगा कि आप अपनी जबान को लगाम दे, इंस्पेक्टर बोला। मैं लगाम दूं और ये झूठ पर झूठ बोलता जाए? क्या सबूत है कि आप सच बोल रही है? इंस्पेक्टर का स्वर तल्लख था। सच बोलने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे ऊपर किसी की फूटी कौड़ी भी बकाया नहीं है। मकान मालिक का तो है, इंस्पेक्टर बोला। तमीज से बात करिए, आप कैसे कह सकते हैं? सुनंदा बोली। मैं नहीं, मकान मालिक कह रहा है। आप मकान मालिक की पैरवी करने आए हैं या हल निकालने? हम जो कुछ करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। जबरदस्ती बिजली कनेक्शन दिलाना हमारे दायरे में नहीं आता। बेहतर होगा आप दूसरा मकान ढूंढ ले, इंस्पेक्टर ने कहा। आप एक समझदार महिला है, किसी के घर पर कब्जा करना क्या आपको शोभा देता है? मैंने कब्जा किया है, मैं किराया बराबर देती हूँ, ना के बराबर। फिर मकान मालिक नहीं चाहता तो छोड़ दीजिए मकान। अपने जीते जी ये मकान नहीं छोड़ूंगी। सुनंदा भावुक हो गई। प्रेम शंकर ने बात संभाली। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि वे मकान क्यों नहीं छोड़ना चाहती, जबकि शहर में उनकी खुद की जमीन है। वस्तु स्थिति जानने के बाद इंस्पेक्टर को सुनंदा से सहानुभूति तो हुई, फिर भी इतने भर के लिए वो किसी के मकान पर इतने सालों से काबिज है, ये उसकी समझ से परे था। इंस्पेक्टर को सुनंदा की भावुकता बचकानी लगी। सुनंदा उसे घमंडी, नकचड़ी, बदमिजाज और एक अव्यवहारिक महिला लगी। उस रोज कुछ नहीं हुआ। आपसी सहमति से कुछ बन पड़ता तो ठीक था, जबरदस्ती वो बिजली जोड़ नहीं सकता था। दूसरे जिस तरीके से सुनंदा पेश आई, इंस्पेक्टर को वो नागवार लगा था। इंस्पेक्टर थाने लौट आया। मकान मालिक खुश था। उसे विश्वास था कि बगैर बिजली सुनंदा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। उन लोगों के बीच प्रेम शंकर ने भले ही सुनंदा की हाँ में हाँ मिलाई, पर अंदर ही अंदर वे चाहते थे कि सुनंदा ये घर कुछ ले देकर छोड़ दे। वैसे भी मोहल्ले में लोग उन्हें भेद भरी नजरों से देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लड़ाई झगड़े की स्थिति में उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। उनसे सफाई देते नहीं बन पाता कि आखिर अपने व सुनंदा के बीच के संबंधों को वो किस रूप में दर्शाए। एक दिन क्रोध में आकर मकान मालिक की पत्नी ने कह दिया था कि आपसे इनका क्या रिश्ता है जो इनकी तरफ से बोलते हैं। तब प्रेम शंकर से जवाब देते ना बना था। सुनंदा ने तू तू मैं करके उसका मुंह बंद कर दिया था।
प्रेम शंकर पर सुनंदा के बड़े एहसान थे। उसके घर का सारा खर्चा वही चलाती थी। जमीन भी प्रेम शंकर के नाम पर खरीदी थी। बीमा की सारी पॉलिसियों में नॉमिनी प्रेम शंकर को बनाया था। एक दिन मौका पाकर प्रेम शंकर ने अपने मन की बात कही। सुनंदा ने दो टूक शब्दों में प्रेम शंकर की बोलती बंद कर दी। तुम्हें दिक्कत होती है तो मत रहो मेरे साथ, मैं बाकी जिंदगी किसी तरह काट लूंगी, पर ये मकान नहीं छोड़ूंगी। प्रेम शंकर एहसान फरामोश नहीं थे। जिसके साथ जवानी गुजारी उसका बुढ़ापे में साथ छोड़ना उन्हें गवारा ना था। हमारी उम्र तो हो चली है, तुम हर महीने कोर्ट में किराया जमा करने जाती हो, क्या कोर्ट कचहरी अब संभव है? प्रेम शंकर बोले, मेरे लिए संभव है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं इसे भूल नहीं सकती। सुनंदा जिद्दी थी। प्रेम शंकर की उनके आगे एक ना चली। इधर मकान मालिक इंस्पेक्टर से बोला, सर आप सोच सकते हैं कि वो कैसी मगरूर महिला है। जिस मकान का किराया 5,000 रुपए होना चाहिए उसका सिर्फ 500 रुपए देती है। वो तो ठीक है, औरत का मामला है, इसलिए मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर बोला। कुछ देर सोचने के बाद फिर बोला, मकान बेच क्यों नहीं देते? बाप दादाओं का मकान बेचने का दिल नहीं है और कोई चारा नहीं है, खरीदेगा कौन? किराएदार के रहते कोई जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। किसी दबंग को बेच दो, थोड़ा कम दाम देगा मगर मुक्ति तो मिलेगी। इंस्पेक्टर की राय उसे माकूल लगी। मकान मालिक ने घर आकर अपनी पत्नी से राय मशवरा किया। पत्नी भी बेमन से तैयार हो गई। 2 करोड़ रुपए के मकान का आधे दाम में सौदा हुआ। गुड्डू सिंह ठेकेदार ने वो मकान खरीद लिया। गुड्डू सिंह ने पहले तो मिन्नतें की। सुनंदा जब नहीं मानी तो थाने जाकर 5 लाख रुपए इंस्पेक्टर को दे दिए। 2 दिन बाद खबर आई कि कुछ गुंडों ने सुनंदा का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी है। हो हल्ला मचा। कुछ संगठनों ने विरोध में जुलूस निकाला, भाषणबाजी हुई। संपादकों ने एक अकेली महिला की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाकर कई लेख लिखे। 2-4 दिन खबरें छपी, असली हत्यारा लापता रहा। पुलिस ने प्रेम शंकर को गिरफ्तार किया क्योंकि इस हत्या से सीधे सीधे लाभ उन्हें ही मिला। बीमा की राशि मिली, जमीन तो उनके नाम थी ही, बैंक एफडी के वारिस भी प्रेम शंकर ही थे। इंस्पेक्टर ने नाटे यादव नामक हिस्ट्री सीटर को इस हत्या का जिम्मेदार मानकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली ताकि जनता व मीडिया चुप हो जाए। नाटे यादव की खोज की खबरें रोज अखबार में आने लगी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब नाटे यादव गिरफ्तार नहीं हुआ और अखबार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तो एक रोज खबर छपी कि पुलिस मुठभेड़ में नाटे यादव मारा गया। उसके एनकाउंटर से भले ही जनता को संतोष हुआ हो कि सुनंदा के साथ न्याय हुआ, फिर भी ये सवाल हमेशा के लिए सवाल ही रह गया कि क्या नाटे यादव ने ही सुनंदा का कत्ल किया था, जबकि कोयला माफिया गुड्डू सिंह उसका मकान गिरवाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने लगा था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।